सो हाय हेलो एवरीवन। आप लोगों को याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रेट लाइन मेथड को बहुत डेप्थ में और डिटेल में डिस्कस किया था। उसी के साथ साथ हमने इवन ये भी डिस्कस किया था कि अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट पढ़ूं तो उसमें डिप्रिसिएशन के बारे में क्या कहा गया, और अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में देखूं तो डिप्रिसिएशन के रिगार्डिंग क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आज हम हमारी मेथड नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिस मेथड नंबर 2 में हम किसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज मेथड नंबर 2 में हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड के बारे में इन डेप्थ और डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड के बारे में ब्रीफ डिस्कशन हम पहले ही कर चुके थे। उसमें हमने देखा था कि हम हर बार जब भी डिप्रिसिएशन अगर रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अनुसार कैलकुलेट करना होता है, उसमें जो परसेंटेज दिया जाता है हमें, फॉर एग्जांपल 10, 12, 15 व्हाटएवर परसेंटेज, वो परसेंटेज हर साल का डिप्रिसिएशन निकालते वक्त आप लोगों को उसके रिटन डाउन वैल्यू पे अप्लाई करना पड़ता है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड बहुत ही फेमस और बहुत ही जानी मानी मेथड है, बहुत बार पूछी जाने वाली मेथड है। इट्स वेरी यूजुअल, बहुत ही नॉर्मल वे में यूज होने वाली मेथड है। आपको भी पता है इनकम टैक्स एक्ट भी यही मेथड आपको कंपलसरी करता है। आपको अगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं कि आज तक आपने फाइनल अकाउंट्स चैप्टर जो सॉल्व किया हुआ है, इतनी बार आपने उसके सम सॉल्व किए रहेंगे, जितने भी आपने सम सॉल्व किए रहेंगे, आपने देखा होगा कि सम सॉल्व करते वक्त जब कभी आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो आपने कौन सा मेथड फॉलो किया है। देखो यही तो प्रॉब्लम है, हम 11th स्टैंडर्ड में डिप्रिसिएशन पढ़ लेते थे, बट जब डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ने का जब आप फाइनल अकाउंट सॉल्व करते थे तो अनफॉर्चुनेटली हम दोनों चीज़ों को रिलेट नहीं करते थे। देखो सीए कोर्स में यही सीखना है, यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी चैप्टर वाइज चैप्टर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, अगले चैप्टर में जाओ तो पिछला चैप्टर छोड़ो, अब अगले पे फोकस करो, सिर्फ उतना ही देखेंगे। नहीं समझ, ऐसे नहीं करना बेटा, हमें समझना ही है पूरा। ये जो इंटरलिंकेज है, ये जो कनेक्शंस हैं, यही तो समझना, और इसी के ऊपर तो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और आपसे यही तो एक्सपेक्टेड है दैट यू शुड हैव दैट वंडरफुल फंटास्टिक बेस जिसमें आप इजीली सब चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ। आपके लिए चैप्टर चैप्टर आपका विजन बड़ा हो जाता है, आप पूरे सब्जेक्ट का ग्रिप लेने के लिए जा रहे हो। अगेन मेरे क्वेश्चन पे आता हूं मैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम फाइनल अकाउंट चैप्टर में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे, फाइनल अकाउंट चैप्टर में आपको नीचे एडजस्टमेंट में कहा जाता था डिप्रिशिएट मशीनरी बाय 15%, लूज टूल्स बाय 10%, ऐसा आपने सम सॉल्व किए हैं, मना मत करना, किए हैं। तो कौन से मेथड से आपने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया? कभी मन में ये सवाल आया है? कभी ऐसा सोचा है कि आपने जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है उसमें आप डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हो, डब्ल्यूडीवी? हम ये सब सोचते ही नहीं थे, हम सीधा बोलते थे 15% बोला है, हम ट्रायल बैलेंस में अमाउंट देखते थे मशीनरी की, जो अमाउंट दिखती थी हमें ट्रायल बैलेंस में, उसके ऊपर सीधा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे, बात खत्म हो जाती थी। हम इतना बेसिक और सिंपल समझ के चलते थे चीज़ों को। बट दोस्त मेरे समझे थोड़ा, ऐसा नहीं है। आपने आज तक जो फाइनल अकाउंट चैप्टर में मेथड फॉलो की, कौन सी की? आप ही सोचे, डब्ल्यूडीवी फॉलो किए। क्यों डब्ल्यूडीवी फॉलो की आपने मेथड? क्योंकि आप देख रहे हो कि आपके पास ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यू दिखती थी वो असेट की डिप्रिसिएशन माइनस करके ऑलरेडी वैल्यू आई हुई रहती थी। आपने अगर एसएलएम फॉलो करना होता अगर आपको, तो उन लोगों का काम होता आपके क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस में जो मशीनरी की वैल्यू दी गई है उसके साथ साथ कहीं तो आपको ये भी इन्फॉर्म करे कि उस मशीनरी का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, और आप परसेंटेज उस कॉस्ट प्राइस पे अप्लाई करते हैं, और माइनस भले उसी वैल्यू में से करते जो वैल्यू आपके ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रही है। थोड़ा सा लिंक लग रहा है? मैं जानबूझ के इसका मॉनिटरी एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप सोचें इस चीज़ के ऊपर, रिलेट करें कहीं पर, राइट? क्या पक्का? देख अमाउंट एग्जाम्पल लें, चलो ठीक है ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में आपने देखा होगा आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहता था, और ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में आपको मशीनरी दी रहती थी, से फॉर एग्जाम्पल 3 लाख। बेटा जो 3 लाख ये क्या है? तो ये 3 लाख के लिए डब्ल्यूडीवी है, ये मशीनरी अकाउंट के अंदर का बैलेंस है जो पिछले साल का डिप्रिसिएशन लग के आया हुआ है। और जब तो सॉल्यूशन के अंदर जब फाइनल अकाउंट्स बनाता था, जब बैलेंस शीट बनाता था, बैलेंस शीट में जब जाके मशीनरी इनर में 3 लाख लिखता था, इसमें से अगर तेरे को डिप्रिसिएशन बोलता है फॉर एग्जांपल 10%, तो तू 10% किसका कैलकुलेट करता था? बता जल्दी, किसका करता था? 3 लाख का। मतलब तो उसमें से 30 माइनस करके आउटर में लिख देता था 2,70,000।
अभी जो तूने 30,000 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया बट इट वाज नथिंग बट WDV मेथड में कैलकुलेट 3 लाख में 10% किया। मे बी एसेट खरीदा होगा 5 लाख रुपीस में, आज से काफी सालों पहले 5 लाख माइट बी इट्स कॉस्ट। सो अगर तू SLM फॉलो करता तो उन लोगों का काम होता तेरे क्वेश्चन में तेरे को इन्फॉर्म करते कि तेरे एसेट का कॉस्ट प्राइस 5 लाख है, तो तू यहाँ पर डेप्रिसिएशन 10% ऑफ 5 लाख कितना लेता, 50 लेता हूँ, यहाँ पे 3 लाख में से 50 माइनस हो क्या आउटर में 2,50,000 वैल्यू आती। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए और मसाला पूरी के लिए नहीं बोल रहा बेटा। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर देखो सम्स भी हैं सच्ची में। इधर जब तू फाइनल अकाउंट सॉल्व करेगा, इधर फाइनल अकाउंट चैप्टर है आपके सिलेबस में आगे, और जब तू CA फाउंडेशन लेवल पे फाइनल अकाउंट्स के सम सॉल्व करेगा, उधर तुझे ऐसे सम्स मिलेंगे, ऐसे एडजस्टमेंट मिलेंगे, जहाँ जैसे मैं अभी समझा रहा था कि आपको कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा और SLM मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। बट आज तक जो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था वो WDV मेथड से। सबको समझ में आता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या है? अब पहले मैं उसके फॉर्मूला पे आने से पहले आपको मेथड का स्ट्रक्चर पता है, आपको ये चीज़ें पता है कि हर साल एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी तो हर साल उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। ये बेसिक चीज़ें पता होंगी, हमने डिस्कस भी किए हैं। अब मैं सीधा WDV मेथड के फॉर्मूले पे आता हूँ। किस चीज़ का फॉर्मूला? तो बेटा हम लोग क्या फॉर्मूला देख रहे थे, वो परसेंटेज और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे। अब आपने जो स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला देखा था, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं और उस फॉर्मूले को ही उनको लगता है, उनको देख के लगता है वही फॉर्मूला डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है, बट इट इज नॉट सो। डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड का वो फॉर्मूला था। अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अंडर WDV मेथड। अब WDV मेथड के अनुसार अगर तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाता है तो मजे की बात क्या पता है, दो मस्त पॉइंट। पहली चीज, द फॉर्मूला इज ऑफ डायरेक्टली परसेंटेज। यहां पर अमाउंट का फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। तू सोच, तू तेरे लेवल पे सोच बेटा, थोड़ा सा तू इमेजिन कर, यहां पर अमाउंट का फॉर्मूला तू ढूंढ ही नहीं सकता क्योंकि अमाउंट हर साल चेंज होगी, रिड्यूस होगी। यू आर नॉट हैविंग अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर. In straight line method you had a constant same amount of depreciation every year. Here you are not going to have the same amount of depreciation every year. Come on, आना तो तेरे पास सेम अमाउंट है क्या? नहीं। तो यहाँ पर एक ही फॉर्मूला है, थैंक गॉड यहाँ पर एक ही फॉर्मूला है। वहां पर कितने थे? दो थे। यहाँ पर एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? सीधा क्या कैलकुलेट करने का? डेप्रिसिएशन अंडर परसेंटेज कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला है। अरे ना, अब परसेंटेज का अंडर कैलकुलेट करना ना फॉर्मूला समझ भी, बट ये फॉर्मूला बड़ा भारी भरकम फॉर्मूला है, 2 मिनट समझ जाएगा ठीक से। 1 माइनस nth रूट, ऐसी शक्लें ना बनाए फॉर्मूला देखकर। हाँ, अकाउंट्स में ये, वी आर नॉट इन मैथमेटिक्स दैट। 1 माइनस nth रूट और अंदर nth रूट ऑफ व्हाट? रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू मतलब आपकी स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेट, एंड दिस कम्स इनटू ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। पूछियो मत मल्टीप्लाई बाय 100 का क्या? परसेंटेज वाला फॉर्मूला है, यू हैव टू एक्सप्रेस द सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज, हेंस मल्टीप्लाई बाय 100। बट फॉर्मूला इज 1 minus nth root of residual value upon cost where n is equal to life of asset, that is useful life of asset is what is n. ये एक फॉर्मूला है। अभी ये फॉर्मूला देखकर बच्चे बड़ी गंदी शक्लें बनाते हैं कि सर यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ गया, बट स्क्वायर रूट नहीं, यहाँ पर मैंने nth रूट बोला हुआ है। nth रूट। अब यहाँ पर एक गड़बड़ है, समझ आराम से। nth root is not necessarily, n is the nothing but life of an asset। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, समझेंगे। यहाँ पर आएगा आपका राइट। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं आप समझ रहे हो? आपने आज तक सम्स देखे हुए हैं जहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन के नॉर्मली 90% सम्स में, आई विल से 99 आपके लेवल पे 11 स्टैंडर्ड जहाँ पर था, तो 100% सम्स में आपको WDV मेथड का अगर सम आता था तो आपको हमेशा डेप्रिसिएशन का परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होता था। अपने CA फाउंडेशन के अकाउंट सब्जेक्ट का मजा ही ये है कि जो आज तक तेरे को रेडीमेड आइटम्स मिले ना, गिवन है ना, जो तू आज तक आयता फुकट लेता आया है ना, अब से तुझे वो अमाउंट और वैल्यूज कैलकुलेट करना भी सीखना पड़ेगा।
दैट इज व्हाट इज अ वेरी स्पेशल पॉइंट इन दिस सिलेबस ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। आपको यहाँ पर क्रिएशन से डिस्कस करना है, जीरो से डिस्कस करना है। तेरे को नॉर्मली डब्ल्यूडीवी के जो 100% सम्स थे तेरे 11th स्टैंडर्ड में, उसमें हर सम में तुझे परसेंटेज दे दिया जाता था। डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 15% एज पर डब्ल्यूडीवी मेथड दे देते थे। क्या दे देते थे? परसेंटेज। यहाँ पर मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ कि परसेंटेज आया कहाँ से, वो परसेंटेज कैलकुलेट कैसे किया गया। तो अपनी मैथमेटिकल फॉर्मूला की परसेंटेज, इसकी डेरिवेशन के अंदर में नहीं जा रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। वो रिविजन्स के लेक्चर्स जब हम लेंगे एंड ऑफ द ईयर में, तब एक बार एग्जाम से पहले शॉर्ट में समझा दूंगा, क्योंकि तब तक आपका मैथ्स भी कंप्लीट हो चुका रहेगा, तो आप ज्यादा अच्छे से मैथमेटिकल वे में इसको रिलेट कर पाओगे। अब आपको पता है 1 माइनस रेसिडुअल वैल्यू, दैट इज 1 माइनस nth रूट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ अ सेट मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है समझिए। जैसे कि मैं पिछला और एग्जांपल रिपीट करूं, बराबर आप सबको पता है मैंने मेरे असेट का 1 माइनस, मैंने पिछले एग्जांपल में जो स्ट्रेट लाइन में लिया था, याद आ रहा है आपको? उसमें एग्जांपल में मैंने लिया था कि लाइफ ली थी असेट की 5 इयर्स, तो 5th रूट ऑफ, बराबर 5 रूट ऑफ आपका रेसिडुअल वैल्यू वहां पर मैंने लिया था 20,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000, बराबर। और ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करेंगे तो क्या आ सकता है? परसेंटेज कर कैलकुलेट, अरे करो ना जल्दी, अरे कैलकुलेटर उठाओ, करो जल्दी। काफी लोग तो मैं लिखना शुरू करो तो उसके पहले कैलकुलेटर लेके धड़ 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 वो ग्रीन बटन पे हम लोग पूरी एनर्जी लगाते रहते हैं। अरे करो कैलकुलेट, अरे करो ना, ऐसे क्या करते हो? अरे हाँ आ गए बराबर लाइन पे। ये सोचा you can't calculate this, you can't do calculation of this on normal calculator, obviously scientific calculator की जरूरत होती है, जो हमारे सिलेबस में अलाउड नहीं है। हमें एग्जाम्स में आप साइंटिफिक कैलकुलेटर्स कैरी नहीं कर सकते हो, तो ये नॉर्मल कैलकुलेटर पे ये चीज़ कैलकुलेट नहीं हो सकती बाय बिकॉज 5th रूट अंडर रूट 5 आ गया यहाँ पर। आपके कैलकुलेटर पे 5 रूट नहीं आ सकता, आ रहा है समझ में? तो क्या हो गया सर, इसका आंसर कैसा है? डोंट वरी, तेरे सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं जहां पे ऐसा कोई एज हो। आपको नहीं लगता मुझे स्क्रैप वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एसेट में प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम इधर है बेटा, इधर इधर, अरे प्रॉब्लम किधर है? इधर इधर लाइफ में। अगर लाइफ 5 साल 6 साल ऐसी लाइफ आ गई तो प्रॉब्लम ये कि उसका रूट कैलकुलेटर पे नहीं आ सकता, उसके लिए यू नीड टू यूज लॉग टेबल। इसका आंसर लॉगरिदम का यूजेज करके आता है, और लॉगरिदम का भी करके लॉग टेबल की जरूरत है। वो अपने अगर लॉग पढ़ा होगा तो लॉग टेबल आता है, उसमें लगता है। नहीं पढ़ा लॉग तो टेंशन ना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आ जाएगा मैथमेटिक्स में। इन शॉर्ट ऐसे आंसर्स आपके सिलेबस में नहीं निकाले जा सकते विदाउट द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। लॉग टेबल मैंडेटरी है और यहाँ पर आपका लॉग टेबल का एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इसीलिए आपको ऐसे सम्स कभी नहीं आएंगे। पहली बात तो यहाँ पर 99% सम्स में आप लोगों को डायरेक्टली डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दे दिया जाएगा अंडर डब्ल्यूडीवी, तो ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। बट इन केस अगर कभी इंस्टीट्यूट आपके लिए कुछ डिफिकल्ट करना चाहती है तो वो क्या कर सकती है, आप लोगों को यहाँ पर कुछ फॉर्मूला थ्रू परसेंटेज ढूंढने बोल सकती है डब्ल्यूडीवी मेथड के सम्स के अंदर। बट देन इन दैट केस इंस्टीट्यूट विल मेक श्योर कि लाइफ इस तरीके से देखिए वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट आ सकती है। जैसे आपके कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का बटन होता है, तो आप समझ पा रहे हो, आप 2 raise the power 1, 2 raise the power 2, 2 raise the power 3 इस स्क्वायर रूट के हिसाब से निकाल सकते हो। मतलब 2 raise to power 1 मतलब अगर मैं किसी अमाउंट का स्क्वायर रूट 2 raise the power 1 स्क्वायर रूट से आ जाएगा। 2 बार स्क्वायर रूट दबाऊंगा तो 2 raise to power 2 मतलब 2 raise to power 2 मतलब आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और टेक्निकली आप उसको बोल सकते हो वैसे, या मैथमेटिकल वे में नहीं भी आता हूं तो सीधा अगर लाइफ 2 इयर्स है, अगर यहाँ पे लाइफ 2 इयर्स रहती तो आप 20,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 और एक ही बार स्क्वायर रूट का बटन दबाते हैं तो आपको आंसर मिल जाता। लाइफ अगर 4 इयर्स होती तो आप 2 बार स्क्वायर रूट का बटन दबाते आपको आंसर मिल जाता। लाइफ अगर 8 इयर्स रहता तो आप 3 बार स्क्वायर रूट का बटन दबाते आ जाता। लाइफ अगर 8 क्या आना चाहिए बोलना जल्दी, 16 होता, 16 इयर्स तो आप कैलकुलेटर में निकाल सकते। मतलब समवट अरे समझ इंडाइसेस पढ़ा होगा ना, तो 2, 4, 8, 16 ये इयर्स का आप मल्टीपल टाइम स्क्वायर रूट दबा के कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसको छोड़ के कोई और लाइफ दी गई रही
तो आप कैलकुलेटर पे नहीं ढूंढ सकते। इज दैट वेरी क्लियर? पक्का? श्योर? डन? ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सब आगे प्रॉब्लम कहाँ पर अटकता है? आपके लाइफ के ऊपर आके अटकता है। लाइफ कैसी की गई? तो अगर आपको इन केस पहली बात तो 95 to 99% केसेस में आपको सब में परसेंटेज दे दिया जाएगा, बट यू आर इनटू सीए कोर्स, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, यू मे नेवर नो इंस्टीट्यूट कहाँ आपको परेशान करे। कुछ भी प्रोबेबिलिटी नहीं छोड़नी, कोई भी रिस्क नहीं छोड़ना, स्पेशली अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में जहाँ पर अपना टारगेट मैक्सिमम स्कोर करना होता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ और कॉन्सेप्चुअली भी बोल रहा हूँ। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो आपको डरने की जरूरत है, 99% में फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट अगर डिफिकल्ट समय आया और आपको खुद से परसेंटेज डब्ल्यूडीवी मेथड का कैलकुलेट करने बोला, क्योंकि विदाउट दैट यू कांट स्टार्ट विद सॉल्विंग सम, आप एंट्री नहीं कर पाओगे, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। इन दैट केस आप लोगों को फिर वो अगर कैलकुलेट करने के लिए बोलते तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और आप फॉर्मूला तभी यूज कर पाओगे अगर लाइफ विल बी 2 years, 4 years, 8 years या 16 years। कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? चल अब मैं थोड़ा ये सम को अलग से घुमा के रखूं, इसका लाइफ चेंज कर देता हूं। भले एसएल मेथड के समय मैंने 5 years लाइफ लिया था, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहां पर 4 years लाइफ लेता हूं। मैंने चेंज कर दिया एग्जांपल 4 years। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप फॉर्मूला यूज करके भी आपका आंसर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि वेदर आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही आया है कि नहीं, मतलब आपका परसेंटेज करेक्ट है कि नहीं, आप डब्ल्यूडीवी में इजीली चेक कर सकते हो। कैसे? 2 मिनट के लिए पहले मैं मैकेनिकली सॉल्व करता हूं, फिर उसका हम डिस्कशन करेंगे। अब अगर आपने अपने पास कैलकुलेटर्स रहे होंगे तो आपको कैलकुलेट इमीडिएटली कर लिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं हाउ टू सॉल्व द कैलकुलेशन। दैट इज 20,000 को आप डिवाइड करोगे 2,20,000 से, आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा रहेगा आपका। ये जो वैल्यू रहेगी इसको आप 2 बार स्क्वायर रूट करोगे। आगे के सब लोग पक्का? चलो आराम से, मतलब आपने क्या किया, 20,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 ये किया सबने। फिर जो वैल्यू आई उसको आपने 1 बार स्क्वायर रूट किया और 2 बार स्क्वायर रूट किया। डन? श्योर? चलो अभी जो आपका वैल्यू आएगा यहाँ पर उसको आप 1 में से माइनस करोगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्विकली खुद से कैलकुलेट करें फास्ट। फाइन, सॉरी थोड़ा टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से वो बीच में हमारा पार्ट कट हो गया, बट मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लोगों ने अभी तक आई गेस अगर आपका रह गया होगा तो आप रिवाइंड पीछे कर ले, वीडियो को पीछे लेके एक बार वो पार्ट लिखना चाहें या लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको याद होगा तो अपने डिस्कशन क्या किया हुआ है। मैंने आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए दिया था, आई होप सबने अपना परसेंटेज कैलकुलेट किया क्या? चलो कितना है परसेंटेज आपको याद होगा? आई गेस हमने जो वर्किंग किया उस हिसाब से मुझे लगता है आपका परसेंटेज सब है 45.1 कुछ तो आता है, तो रफली मैं उसको 45% लिखता हूँ। तो आपने जो डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला लिया है सबको पता है, 4th रूट लिया था। 4th रूट मतलब 2 बार स्क्वायर रूट अगर आप दबाओगे तो आपको 4th रूट का आंसर मिल जाएगा। तो हमने डिप्रिसिएशन का परसेंटेज ढूंढा, जो परसेंटेज कितना है हमारा 45%। कौन से मेथड में परसेंटेज आ रहा है बोलो मत, डब्ल्यूडीवी मेथड के हिसाब से परसेंटेज आ रहा है 45% आ रहा है। अब इसको एक चीज देखो, अभी समझने की कोशिश करें इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा मैं कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा अब जब भी कोई भी असेट को, कोई भी असेट का जब उसका कॉस्ट लेते हो, कॉस्ट, और उसमें से उसके लाइफ तक का डिप्रिसिएशन माइनस करते हो, जैसे अभी के एग्जांपल में मैंने कितना दिया लाइफ 4 years, तो अगर 4 साल तक मैं इस अमाउंट को डिप्रिशिएट करता हूँ, अगर इस असेट की वैल्यू को डिप्रिशिएट करता हूँ 4 साल तक, तो 4 साल तक इसको डिप्रिशिएट करने के बाद क्या हासिल होगा समझे, 2 मिनट के लिए। 4 साल तक मैं इसको डिप्रिशिएट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा, दैट बैलेंस मस्ट बी, ये जो बैलेंस बचेगा जिसको क्या बोलते हैं आप, डब्ल्यूडीवी कह लो, इसको बैलेंस कह लो, इसको बुक वैल्यू कह लो, जो भी नाम से आपको पुकारना है इसे आप पुकार सकते हैं। जो बैलेंस बचेगा लास्ट में, अभी जैसे मैंने एग्जांपल में कितना लाइफ लिया है 4 years, तो तेरा परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन करेक्ट है कि नहीं ये तू वेरीफाई कर सकता है कि मैंने जो 45% निकाला ये परसेंटेज सही था कि नहीं, ये मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि अगर उस असेट को मैं थ्रू आउट द लाइफ ये परसेंटेज से डिप्रिशिएट करूँ
अगर उस असेट को ये वाले रेट से मैं थ्रू आउट द लाइफ तक डिप्रिशिएट करता रहता हूँ, तो थ्रू आउट द लाइफ उसको डिप्रिशिएट करने के बाद जो लास्ट में बैलेंस बचेगा, मतलब जो बुक वैल्यू बचेगा एंड में लाइफ खत्म होने के बाद, जैसे तो मैंने 4 लिखे हुए, 4 बार माइनस का साइन दिया क्योंकि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 में 4 साल की लाइफ एज्यूम की है। तो 4 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाने के बाद का जो बैलेंस है, इट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू स्क्रैप, या फिर आप उसे जो भी नाम दो, रेसिडुअल वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या, आपका परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन करेक्ट है कि नहीं है, आपका रेट सही है कि नहीं है, ये कैसे वेरीफाई होता है? अगर आप जो डिप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो, माइनस कर करके लास्ट में एंड में आपका जो WDV आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? स्क्रैप वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। आप क्विकली खुद भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि हमारे एग्जांपल में हमने जो एसेट का बाइंग किया था वो कॉस्ट कितना था? 2,20,000। इस 2,20,000 का हम पहले साल कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 45%। जो भी बुक वैल्यू आएगी, जो भी यहाँ पर बैलेंस आएगा, वापस इसका कितना चार्ज होगा? 45। आई होप यू अंडरस्टैंड, हम WDV मेथड में है, इसका वापस 45% चार्ज करोगे, माइनस करोगे, वापस आपको बैलेंस मिलेगा सेकेंड ईयर के एंड में। थर्ड ईयर का वापस डिप्रिसिएशन आएगा 45% इस बैलेंस का, देन अगेन आपको बैलेंस मिलेगा, देन वापस आप 45% चार्ज करोगे। ऐसा 4 साल चार्ज करने के बाद आपका जो WDV आना चाहिए, उस स्क्रैप वैल्यू, हमारे एग्जाम्पल में हमने स्क्रैप वैल्यू कितनी कंसिडर की थी? 20,000। आपका आंसर 20,000 के बराबर आना चाहिए। क्रॉस वेरीफाई करें, मेरे हिसाब से कुछ 20,016 या कुछ ऊपर 100 एंड कुछ आएगा, 20-50 रुपए का ऊपर नीचे डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपका एक्चुअल रेट 45.10 के आसपास कुछ आ रहा था परसेंटेज, तो इसीलिए, या 45.0 कुछ था, तो राउंडिंग ऑफ जो मैंने 45% किया उसका थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। आप देखिए अप्रोक्सीमेटली आपको 20,000 रुपए का स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। ये लॉजिक बेटा स्ट्रेट लाइन में भी है, WDV में भी है, कि आप जो भी रेट डिसाइड करते हो उस रेट से अगर आप असेट को डिप्रिशिएट करोगे, उस परसेंटेज से अगर आप असेट को डिप्रिशिएट करोगे, तो डिप्रिशिएट कर करके जो लास्ट में एंड ऑफ द लाइफ की जो वैल्यू बचेगी, इट मस्ट बी इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। तो ही आप कह सकते हो कि आपका जो परसेंटेज आपने ढूंढा है वो परसेंटेज करेक्ट रेट है, आपका रेट करेक्ट है फॉर्मूले के हिसाब से। इधर तक समझ में आ रहा है क्या? बढ़ूं मैं आगे? इसमें एक और एक पॉइंट बच्चा लोग मैं ऐड करना चाहूँगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे एक और एक पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी आप कोई परसेंटेज की बात करते हो WDV मेथड के अंदर और SLM के अंदर फर्क समझे। अगर मैं SLM में किसी एसेट के ऊपर का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कहता हूँ, समझे स्ट्रेट लाइन मेथड में मैं किसी एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन कहता हूँ 10%, तो बेटा 10% से पता है इसका क्या मतलब है? हर साल एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कंपैरिजन करो, ध्यान देना बेटा, हर साल आपका असेट 10% से स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डिप्रिशिएट होगा। अब स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डिप्रिशिएट होगा, मतलब 10% से अगर तू डिप्रिशिएट करेगा तो असेट की तूने लाइफ कितनी पकड़ी है, इसका मतलब तो तू ऑटोमेटिकली इसके SLM मेथड में रेट देखकर असेट की लाइफ समझ सकता है कि अगर 10% से तू असेट को डिप्रिशिएट कर रहा है तो कितने समय में एसेट पूरी तरीके से डिप्रिशिएट होगा, मतलब उसकी कम की स्क्रैप वैल्यू में कितने समय में आएगा। तो आप समझ सकते हो कि 10% तो लाइफ ऑब्वियसली कितनी ईयर्स रहेगी? 10 ईयर्स। ये कैसे समझ में आ रहा है? मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर एसेट को मैं 10% से डिप्रिशिएट करूँगा तो 100% कब तक डिप्रिशिएट होगा, मतलब उसकी डिप्रिशिएबल अमाउंट, वर्ड सुना डिप्रिशिएबल अमाउंट, डिप्रिशिएबल अमाउंट कितने सालों में राइट ऑफ होगी। तो अगर मैं 10% रेट पकड़ रहा हूँ तो स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, लाइफ कितना है? 10 ईयर्स। अगर मैं कहूँ कि रेट 20% है तो आपको इतना 20 से 5 साल लगेंगे पूरा 100% राइट ऑफ करने के लिए। इसका मतलब मैंने लाइफ कितनी एस्टिमेट की थी? 5 ईयर्स की थी। अगर मैं सेट का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 25% पकड़ता हूँ तो आप बोल सकते हो से फॉर एग्जांपल कितने ईयर्स हो गए? 4 ईयर्स हो गए। जैसे ग्राफ डिस्कशन चल रहा है, कोई लिंक समझ में आ रहा है? 50% बोला तो कितना आ गया? 2 ईयर्स आ गया। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड जब आप पढ़ते हो तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड में परसेंटेज को देखकर लाइफ का एक अंदाजा निकाल सकते हो कि आपने आखिर असेट की लाइफ कितना ईयर्स एस्टिमेट की थी। पर ये जो भी मैं लॉजिक डिस्कस कर रहा हूँ, दिस लॉजिक इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल इन WDV मेथड। WDV मेथड में ये लॉजिक नहीं लग सकता, क्योंकि WDV मेथड में अगर रेट में कह रहा हूँ 45% तो 45% किसका होगा? आपके कॉस्ट का
45% निकालने का, हर साल के बैलेंस का 45% निकलेगा। तो WDV में मैं रेट को देखकर असेट की कितनी लाइफ एस्टिमेट की गई है ये शायद कैलकुलेट नहीं कर सकता या एक अंदाजा नहीं लगा सकता। जस्ट एक एडिशनल पॉइंट आपके साथ में डिस्कस कर रहा था मसाला पूरी के लिए। आई होप एवरीवन विद मी समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सो स्ट्रेट लाइन में आप लोग डिस्कस कर सकते हो, WDV में नहीं कर सकते। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं अब तक हमने क्या डिस्कशंस कर लिए। हमने इनकम टैक्स के रिगार्डिंग डिस्कशंस कर लिया, वहाँ पर क्या रेट्स हैं, क्या डिस्कशन, वहाँ पर क्या रूल्स चलते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या चलते हैं। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर डिटेल डिस्कशंस कर लिया। स्ट्रेट लाइन मेथड का किस तरीके से फॉर्मूला है, किस तरीके से वहाँ पर 2 फॉर्मूलेज थे। एक फॉर्मूले में आप रेट कैलकुलेट नहीं करते थे, पहले अमाउंट कैलकुलेट करते थे, फिर रेट कैलकुलेट करते थे। WDV मेथड का हमने डिस्कशन किया। WDV मेथड में कौन सा फॉर्मूला हमने देखा, सीधा परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखा। और मैंने आपके साथ एक एडिशनल मसाला पूरी शेयर की कि SLM में शायद आप रेट देख के लाइफ का अंदाजा निकाल सकते हो, बट WDV में वैसा कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। इधर तक सबको क्लियर है? बढ़ू में आगे, चलो थियोरी देख लें एक बार क्विकली फटाक से। थियोरी के साथ मुझे बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने हैं, आ जाए फास्ट एकदम क्विकली थियोरी स्टार्ट करें। दिखा सकते हो? अब आपने देखा कि SLM मेथड कंप्लीट कर लिया था और अब आपके पास वहां पर दूसरा मेथड अगर आप देखोगे दिखेगा आपको, जिसका नाम था रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और WDV मेथड। एक और एक पॉइंट मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा बिफोर स्टार्टिंग विद WDV मेथड। बट आपने एक और एक चीज ऑब्जर्व की क्या कि हमने देखो इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था फैक्टर्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। वहाँ पर फैक्टर्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन हमने देखा था कि 3 फैक्टर्स लगते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। एक फैक्टर क्या होता था, कॉस्ट ऑफ असेट, दूसरा क्या होता था, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तीसरा क्या होता था, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। याद आ रहा है क्या? वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर्स दैट आपको 3 फैक्टर्स की नॉर्मली जरूरत होती है कोई भी जगह, कोई भी केस में या कोई भी मेथड में डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। पता नहीं आपने बहुत ही ब्यूटीफुल सा कंपैरिजन अगर आप लोग खुद से सोचा होगा इसके बारे में, स्ट्रेट लाइन मेथड में भी ये तीनों चीजें लगी थी, WDV मेथड के भी फॉर्मूले में यही तीनों चीजें लगी है, यूज्ड हुई है। मतलब अगर आपका जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अंदर का जो मसाला है, फंडामेंटल जो है, वो ये 3 चीजें ही हैं। वहां पर क्या हो रहा था, तो कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करता था, डिवाइड बाय लाइफ करता था। यहां पर क्या हो रहा है, तो न्यूमरेटर में स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू ले रहा है, उसको डिवाइड करके नीचे डिनोमिनेटर में कॉस्ट ऑफ एसेट ले रहा है, और जो लाइफ रहेगी उतना रूट ले रहा है, उतने ईयर्स का रूट कैलकुलेट किया जा रहा है, उसको बाद में -1 मल्टीप्लाई बाय 100 किया जा रहा है। इसमें पहले भी कह चुका उसका मैथमेटिकल लॉजिक है इस फॉर्मूले का। मैथ्स हो जाने का रिवीजन में इसका प्रूफ और बाकी चीजें डिस्कस करूंगा आपके साथ। इज दैट वेरी क्लियर? आप समझ पा रहे हो? इवन आपने अभी तक ये 2 मेथड्स की मैंने चर्चा की, और भी 4 मेथड्स आनी बाकी है, टोटल 6 मेथड्स हैं। आप कोई भी मेथड देख लो, हर मेथड में बेसिक चीज यही है, बेसिक ये 3 ही चीजें लगेंगी। से उसको घुमा फिरा कर अलग अलग करके अलग अलग फॉर्म में, कहीं कुछ मल्टीप्लाई होगा तो कहीं कुछ डिवाइड होगा, ऐड होगा, लेस होगा, कहीं पे रूट निकाला जाएगा। बट किसी भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर देख लो आप आगे के ये सारे 6 के 6 मेथड्स में, अंदर लगने वाले रिक्वायरमेंट ये 3 ही है। बस इन तीनों को घुमा फिरा कर असेट के ऊपर क्या कैलकुलेट किया जाता है, डेप्रिसिएशन। इस हमने क्या कहा था, ये 3 फैक्टर्स हैं इन मेजरिंग क्या, डेप्रिसिएशन, इन कैलकुलेटिंग क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की ये 3 बेसिक फैक्टर्स हैं। बढ़ुआ है, अजय WDV पे देखो, WDV में क्या बोला गया है, अंडर दिस सिस्टम अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिटन ऑफ। अब आपको याद है मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, परसेंटेज आया तो ऑन व्हाट, तो यहाँ पे क्लियर कट बोला है परसेंटेज ऑफ क्या, किसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा, डिमिनिशिंग वैल्यू, जो आपके इधर बैलेंस आ रहा है रिड्यूस होते हुए, उसका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा, इज रिटन ऑफ ईच ईयर सो एज टू रिड्यूस द एसेट टू इट्स रेसिडुअल वैल्यू, जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया। सो एज टू क्या करेगा, एसेट को रिड्यूस करके किधर तक लेकर आओगे, रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। समझ में आ रहा है? यहाँ पर मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, काफी बच्चों के मन में ये शायद डाउट अभी तक आया होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है काफी हो गया, मेरे को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ते वक्त काफी बच्चों को ये डाउट आना चाहिए था या आया भी होगा। आई ट्रस्ट यू कि हाँ थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट ठीक है कि सर हमने स्ट्रेट लाइन में, इसके ऊपर भी यहाँ पर थियरी भी है, बट थियरी पे आने से पहले मैं ही डिस्कस कर लेता हूँ।
सर जो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड देखी थी, सबने देखी थी क्या स्ट्रेट लाइन मेथड? चलो, तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड देखी थी, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें कहा गया था असेट की वैल्यू जब आप असेट को डेप्रिशिएट करते हो तो असेट की वैल्यू उसके लाइफ के बाद नील भी हो सकती है। मतलब मेरा पॉइंट समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब जब तू कभी असेट खरीदता है, देख समझ लो मिनट के लिए, तो असेट खरीदते वक्त फिलहाल ये मत सोच तू कि एसएलएम मेथड से उसको डेप्रिशिएट करेगा, डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिशिएट करेगा। प्रोसीजर समझ, जब तू कोई असेट खरीदता है, असेट खरीदने के बाद तू जब उस असेट को खरीदेगा तो पहली चीज तू क्या ढूंढेगा, उस असेट का कॉस्ट, जो एक्चुअल फैक्चुअल डेटा है कि असेट खरीदने के लिए कितना खर्चा लगा। फिर असेट खरीद कर इमीडिएटली तूने क्या सोचना है, इसकी लाइफ क्या होगी, राइट? आई रिपीट, तू स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिशिएट कर या डब्ल्यूडीवी मेथड में डेप्रिशिएट कर, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। बट असेट खरीद के तू क्या देखेगा, ये सोचेगा, ये कैलकुलेट करेगा, ये एस्टिमेट करेगा कि इस असेट की लाइफ कितनी होगी। अब लाइफ एस्टिमेट करने के बाद इमीडिएटली तू क्या एस्टिमेट करेगा कि इस असेट की लाइफ के एंड में इसकी रेसिडुअल वैल्यू क्या होगी। अब 2 मिनट के लिए वापस बोलो, एसएलएम डब्ल्यूडीवी छोड़, तेरे को नहीं लगता 2 पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकती है कि असेट के एंड ऑफ द लाइफ, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 4 साल, जो भी तूने लाइफ एस्टिमेट की है, उसके एंड में तुझे ऐसा लग सकता है कि इसकी रेसिडुअल वैल्यू शायद नील हो। पर तुझे ऐसा लगता है कि असेट को तू इतना बुरी तरीके से इस्तेमाल कर लेगा, उसके लाइफ के एंड में शायद कोई उस असेट को खरीदे ना, या उस असेट को बेच के शायद कुछ रिकवर हो ही ना सके। हो सकता है ऐसा, या फिर तुझे लग रहा है कि देयर मे बी सम रेसिडुअल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस, 2, 5,000, 20,000, जैसा अभी के मैंने एग्जांपल में लिया। तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या कि तुझे लगता है कि एसएलएम छोड़, तुझे ऐसा लगता है कि एसेट के एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इट्स स्क्रैप वैल्यू माइट बी नील और स्क्रैप वैल्यू माइट बी इन टर्म्स ऑफ सम रुपीस। तेरे को लगता है ये पॉसिबिलिटी एसएलएम में भी हो सकता है और ये पॉसिबिलिटी डब्ल्यूडीवी मेथड में भी हो सकती है। ये सिनेरियो तेरे साथ एसएलएम मेथड में भी हो सकता है और ये सिनेरियो तेरे साथ डब्ल्यूडीवी मेथड में भी हो सकता है ना। स्ट्रेट लाइन में भी तुझे लग सकता है और डब्ल्यूडीवी में भी लग सकता है। अब स्ट्रेट लाइन में ठीक है, स्ट्रेट लाइन में सीन बहुत आसान है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था। अगर मैं स्ट्रेट लाइन का 2 मिनट के एग्जांपल डिस्कस कर लूं, तो अगर आप समझते हो कि आपने आपका एसेट, अगर आप समझते हो आपने एसेट हमने देखा था 2,20,000 का लिया था, याद है स्ट्रेट लाइन में, वहां पर आपने स्क्वायर वैल्यू एस्टिमेट की थी 20,000 और डिवाइड बाय, वहां पर एग्जांपल मैंने लिया था 5 इयर्स का, याद है लाइफ का। तो 2,20,000 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 इज आपका पता डेप्रिशिएबल अमाउंट 2 लाख थी, 2 लाख को आपने 5 साल से डिवाइड कर दिया। अगर मैं अज्यूम करता से फॉर एग्जांपल कि एसेट की स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो 2,20,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे लिए डेप्रिशिएबल अमाउंट 2,20,000 हो जाती डिवाइडेड बाय 5, तो डेप्रिसिएशन यहां पर हो जाता मेरा कितना, 44,000। वहां पर डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था मेरा, 40,000, याद आ रहा है। तो अगर मैं अज्यूम करता कि मेरी स्क्रैप वैल्यू वहां पर 0 थी, मैंने आपके सामने 2 सिनेरियोज दिखा दिया एसएलएम के अंदर। एक सिनेरियो जहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कुछ तो स्क्रैप वैल्यू आएगी, सॉरी, दूसरा सिनेरियो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके एसेट को यूज करने के बाद एंड ऑफ द लाइफ में कुछ भी स्क्रैप वैल्यू नहीं आएगी। ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बट बेटा जब तू डब्ल्यूडीवी में जाएगा, अब प्रॉब्लम हो जाएगा। तू ही सोच, डब्ल्यूडीवी में अगर तू ऐसा सोचता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, सही पकड़े हैं, क्या प्रॉब्लम होगा। डब्ल्यूडी का फॉर्मूला याद है, लिखा है अपन ने, क्या फॉर्मूला था डब्ल्यूडी का, 1 माइनस, क्या करते थे 1 माइनस के बाद nth रूट ऑफ क्या, रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या, कॉस्ट ऑफ असेट। याद आ रहा है क्या। अगर मैं यहाँ पर रेसिडुअल वैल्यू कुछ तो रुपीस में पकड़ता हूँ, जैसे अभी केस में 20,000 पकड़ा था तो इट्स फाइन, बट अगर मैं रेसिडुअल वैल्यू नील पकड़ता हूँ, नील 0, तो तेरा आंसर ही नहीं आएगा। तो समझ ले, 0 को अगर तो डिवाइड करेगा तो मैथमेटिकली आगे कैलकुलेट ही नहीं कर सकता तो। अब यहाँ पर मैं आपको एक मसाला पूरी दे रहा हूँ, इसका ये अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस निकलता है कि जब तू डब्ल्यूडीवी मेथड में आएगा, बेटा डब्ल्यूडीवी मेथड में स्क्रैप वैल्यू तेरे को कुछ ना कुछ रुपीस में कंसिडर करनी ही पड़ेगी।
भले आज मैं एसेट खरीद रहा हूँ, मैंने एसेट खरीदते वक्त एस्टिमेट किया कि मैं इसको कुछ ईयर्स तक यूज़ करूँगा, अब मैं लगे हाथ ये भी एस्टिमेट कर रहा हूँ कि मैं इसको कुछ ईयर्स, जो भी ईयर्स यूज़ करूँगा उसका उसकी स्क्रैप वैल्यू समझो मैं एज्यूम करो 0 है, कुछ नहीं मिलेगी। और अब जब मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि चलो मैं इस एसेट को WDV मेथड से डिप्रिशिएट करूँगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। WDV से अगर मैं डिप्रिशिएट करने का डिसीजन ले रहा हूँ तो ऊपर तो 0 नहीं ले पाऊंगा, तो ऐसे केस होता है तो क्या करना पड़ता है, देखो वर्स्ट केस क्या करना पड़ता है, कुछ तो स्क्रैप वैल्यू एज्यूम करनी पड़ती है, कुछ तो स्क्रैप वैल्यू, कुछ तो स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या, तो 1 रुपया स्क्रैप वैल्यू एज्यूम कर, 10 रुपया स्क्रैप वैल्यू एज्यूम कर, 50 रुपया स्क्रैप वैल्यू एज्यूम कर, तो लगता है 100 रुपया स्क्रैप वैल्यू एज्यूम कर, पर कुछ तो पकड़, तो 0 लेके सम नहीं सॉल्व कर पाएगा, मतलब तुझे डिप्रिसिएशन का रेट नहीं मिलेगा अंडर WDV मेथड, तुझे कोई तो एक अमाउंट, कोई तो एक वैल्यू, कोई तो एक रुपीज में मॉनेटरी टर्म्स में तुझे वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी, क्या ढूंढने के लिए, WDV मेथड के अंदर का रेट, मतलब परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन ढूंढने के लिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो तू रैंडमली 100 रुपये एज्यूम कर, 100 रुपये बहुत मार्जिनल वैल्यू है, कुछ भी नहीं है, भंगार में देगा शायद मशीनरी के स्पेयर पार्ट का शायद 100 रुपये मिले। प्रैक्टिकली ऐसा भी काफी जगहों पे देखो लगता इम्पॉसिबल है कि तू ऐसा अज्यूम करे कि एसेट की स्क्रैप वैल्यू 0 होगी, देखो ऐसा नहीं लगता, इट्स समवेयर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि तेरा एसेट रिड्यूस होके 0 हो जाए। अरे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बेटा, कम के 0 होना ये समवेयर इम्पॉसिबल है। क्यों? अरे क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि कुछ तो मिलेगा ना कहीं पर। तो WDV को हम ज़्यादा अच्छी मेथड पकड़ते हैं, WDV को हम ज़्यादा रियलिस्टिक मेथड पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि WDV के अंदर यू हैव टू कंपल्सरीली अज्यूम दैट यू आर हैविंग एटलीस्ट अ मियर सम बेसिक रेसिडुअल वैल्यू, थोड़ा तो कुछ आ रहा है, तो तू 1 रुपया एज्यूम कर, 10, 50, 100 कुछ तो एज्यूम कर, और उसका वैल्यू तो एज्यूम करके ही सॉल्व कर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर ये फॉर्मूले के अंदर मैं स्क्रैप वैल्यू 100 रुपीज़ एज्यूम करता, से फॉर एग्जांपल 100 डिवाइडेड बाय 2,20,000 और 4th रूट करता, तो मेरा परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन बढ़ जाता, ये रेट बदल जाता, और ये रेट जितना बदलता उस हिसाब से मेरा इधर का 2,20,000 पे डिप्रिसिएशन कर करके लास्ट में 4 साल बाद इधर स्क्रैप वैल्यू मेरी कितनी आ जाती, इन दैट केस 100 रुपीज़ आ जाती, जो मैंने एस्टिमेट की। तो आपको लगता है आपका डिप्रिसिएशन का रेट उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, इजंट इट सो? अरे उसका अगर तू एज्यूम करेगी कि कुछ खास स्क्रैप वैल्यू मिलने वाली नहीं है, तो ठीक है चल 100 रुपये जितनी वैल्यू पकड़, तो कम से कम उसका मतलब हो जाएगा कि तेरा हर साल डिप्रिसिएशन ज़्यादा लग जाएगा। जैसे आपको नहीं लगता अगर आपकी स्क्रैप वैल्यू कम रहेगी तो पर एनम डिप्रिसिएशन बढ़ेगा? आप इधर भी देख सकते हो, मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड में एज्यूम किया था कि मैंने आज जैसे 2,20,000 का खरीदा था, स्ट्रेट लाइन मेथड में 20,000 मुझे वापस मिल जाएगा, तो मेरे लिए खर्चा 2 लाख ही था, तो 2 लाख को 5 साल में डिवाइड किया था तो पर एनम डिप्रिसिएशन 40,000 आ रहा था। बट फिर बाद में जब मैंने देखा कि मुझे लगा कि स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं आने वाली है, तो मेरे लिए पूरा 2,20,000 खर्चा हो गया, और 2,20,000 को उसी 5 ईयर्स में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करने गया तो पर एनम डिप्रिसिएशन बढ़ के कितना हो गया, 44,000 हो गया। वैसे ही यहाँ पर WDV में मेरा रेट 45% आ रहा था जब मैं स्क्रैप वैल्यू एज्यूम कर रहा था 20,000। अगर मैं स्क्रैप वैल्यू को 0 एज्यूम करूंगा तो ऑटोमेटिकली 100 एज्यूम, बहुत मार्जिनल अमाउंट एज्यूम करके सम सॉल्व करूंगा, तो मेरा परसेंटेज डिप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, हर साल का डिप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा कॉस्ट मेरे लिए डिप्रिशिएबल अमाउंट बन गया। आई होप इज दैट वेरी क्लियर? दिस वाज अ वेरी स्वीट एंड फंडामेंटल लॉजिक, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दैट, राइट? बढ़ूंगा क्विकली, थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरी में हमने पहला लाइन पढ़ लिया, आ जाए अगले सेकंड लाइन के ऊपर। ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? अब थोड़े दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते हैं। बेटा रिपेयर्स एंड द स्मॉल रिन्यूअल्स आर चार्ज्ड टू रेवेन्यू। रिपेयर्स एंड स्मॉल रिन्यूअल्स आर चार्ज्ड टू रेवेन्यू मतलब क्या? अब रेवेन्यू को चार्ज करना मतलब क्या? ये लैंग्वेज की आदत डालें, ये सेंटेंस, इस प्रकार का सेंटेंस, इस प्रकार की भाषा आपको बहुत रेगुलरली आपके अकाउंट सब्जेक्ट में मिलने वाली है। When I say I am charging it to revenue, मतलब I am treating it as an expense। कोई भी चीज को अगर हम बोलते हैं उसको रेवेन्यू को चार्ज करेंगे, चार्ज करेंगे मतलब रेवेन्यू के अगेंस्ट दिखाएंगे। रेवेन्यू मतलब इनकम होता है, इनकम के अगेंस्ट चार्ज करेंगे मतलब उसे क्या दिखाएंगे? एक्सपेंस दिखाएंगे, ताकि इनकम में से एक्सपेंस माइनस होकर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा। अब एक्सपेंस दिखाना मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाना और इसे P&L को डेबिट करना, राइट? चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू, समझना? तो अगर तूने एसेट खरीद लिया, अभी तक अपन एसेट खरीद के उसके ऊपर के डिप्रिसिएशन की बात कर रहे थे, अब मैं कह रहा हूँ एसेट खरीद लिया,
खरीदने के बाद जब उस एसेट पे तो रिपेयर्स करेगा, तो हमें बचपन से पता है हम एसेट खरीद के उसके ऊपर किया जाने वाला रिपेयर एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं, वो अलग से P&L को डेबिट किया जाता है, उसी को कहा जाता है इट इज, मतलब रिपेयर्स इज ट्रीटेड एज चार्ज टू रेवेन्यू। क्लियर है क्या? फिर क्या बोला हुआ है वहां पर, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्लांट फिक्सचर्स एक्सेट्रा। अब आपकी WDV मेथड ज्यादा किसके लिए काम की है? प्लांट एंड मशीनरीज एंड फिक्सचर्स के लिए। क्यों? ये आगे डिस्कस करूंगा, 2 मिनट के लिए रहने दें। अंडर दिस मेथड द एनुअल चार्ज ऑफ डिप्रिसिएशन डिक्रीजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर so that earlier year suffers the benefit of the later years। इस मेथड की अच्छी बात क्या है, इस मेथड में हर साल आपको WDV का एक बेसिक फंडा समझा रहेगा कि इनिशियल सालों में डिप्रिसिएशन ज्यादा लगता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे 2 मिनट के लिए ये मैं नहीं लेता, मैं सादा सीधा एग्जाम्पल लेता, मैंने 1 लाख का एसेट खरीदा, WDV मेथड से गया, तो आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड कि अगर मैं 1 लाख का एसेट लेता हूँ और वो 1 लाख का एसेट अगर मैं डिप्रिशिएट करता हूँ, तो आपको भी पता है 1 लाख में समझो 10% लिया, तो पहले 10,000 आया, बैलेंस आया 90, फिर 9,000 आया, बैलेंस आया 81, फिर आया 8,100। आई होप बच्चा समझ रहा है कि हर साल का जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होता जाता है, WDV मेथड में कम होता जाता है। हमारा मानना है WDV मेथड में जो ये हो रहा है ये सही है। आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ज्यादा अच्छी मेथड कौन सी होगी जिंदगी में? WDV। क्यों WDV? इनकम टैक्स में भी देखो WDV ही कंपलसरी किया हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो लाडली मेथड है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड है, हमें बताओ कौन सी? WDV। अब मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूँ कि आखिर हम WDV को इतना भाव, इतनी इज्जत काई को देते हैं? काई को अपन कहते हैं कि WDV तू लई भारी, तो हम WDV को क्यों पसंद करते हैं ये मेथड को? उसका कारण बता रहा हूँ मैं आपको। WDV मेथड का ये कारण है कि WDV को पसंद करने के पीछे वजह ये है कि आप नॉर्मली WDV को क्यों पसंद करें, उससे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा WDV एप्लीकेबल कहाँ होती है। फ्रैंकली स्पीकिंग WDV ऐसे एसेट्स में एप्लीकेबल होती है जिनमें 2 क्वालिटीज होनी चाहिए, दोनों में से ईदर और या दोनों। कौन सी 2 क्वालिटी? अगर कोई पर्टिकुलर एसेट इस नेचर का है, आई रिपीट, अगर पर्टिकुलर एसेट का नेचर इस तरीके का है कि शुरुआती सालों में वो एसेट आपको ज्यादा बेनिफिट देता है, एंड जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं उस एसेट से मिलने वाला बेनिफिट ग्रेजुअली रिड्यूस होता जाता है, कम होता जाता है, ऐसे एसेट्स के लिए WDV मेथड सूटेबल है। मेरी वापस एक बात समझ, नो मेथड इज अ बेस्ट मेथड। कोई भी मेथड सबसे अच्छी मेथड नहीं है। कोई पर्टिकुलर मेथड किसी एक किसको सूट करेगी तो कोई दूसरे को। जैसे फॉर एग्जांपल मूवी के एक्टर एंड एक्ट्रेस, आपको बता दूं तो कोई एक्टर बेस्ट एक्टर नहीं है। हाँ, कुछ एक्टर्स के लिए कुछ फैन फॉलोइंग होंगी, मतलब उनके फैन फॉलोइंग के लिए वो बेस्ट रहेंगे, तो दूसरे कोई एक्टर्स के लिए कोई दूसरा बेस्ट रहेगा, राइट? क्या जैसे हमारे लिए कोई यंग पर्सन ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो हमारे पेरेंट्स को ऋषि कपूर जो अब नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली, या अमिताभ बच्चन, ऐसे लोगों को ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। तो हर किसी को अपने सूटेबिलिटी, अपने स्वभाव के हिसाब से बेस्ट देखना पड़ता है। हर कोई अपने स्वभाव के हिसाब से बेस्ट को कंसिडर करता है। तो WDV वाइडली यूज्ड है, मैं मना नहीं कर रहा, पर ऐसा नहीं कि WDV सबसे अच्छी मेथड है। आपको ये समझना है कौन से एसेट्स के लिए SLM प्रेफरेबल है, कौन से एसेट के लिए WDV प्रेफरेबल है। इसका डिस्कशन में लेक्चर के एंड में जब हम डिस्टिंग्विश पढ़ेंगे SLM एंड WDV का, तब डिटेल में करूंगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि WDV मेथड किसके लिए ज्यादा सूटेबल है? तो WDV मेथड उन प्रकार के एसेट्स के लिए ज्यादा सूटेबल है जिनमें 2 क्वालिटीज हैं, दोनों मतलब बोथ और 1 और 2 में से कोई भी एक। पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? अगर कोई भी एसेट का नेचर ऐसा है कि जो शुरुआती दौर में आपको अच्छा बेनिफिट देता है, एंड जैसे वो पुराना होता जाता है उसकी यूजफुलनेस कम होती जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी शायद उतनी अच्छी नहीं रहती। मे बी यू आर हैविंग अ प्रिंटर, तो प्रिंटिंग मशीन अगर आपके पास है तो शायद शुरुआत में बहुत फास्ट और अच्छी क्वालिटी की प्रिंट देंगे, बाद में आप स्पेयर पार्ट भले बदलते जाओगे पर वो कहीं ना कहीं पुरानी होती जाएगी। व्हीकल्स, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जिनकी नई टेक्नोलॉजी आती जाती है, और नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से पुराना प्रोडक्ट मार्केट में स्लो हो जाता है। जैसे आपने अगर कोई नया कंप्यूटर लिया, नया मोबाइल फोन लाया, 6 महीने तक आपका फोन लेटेस्ट था, आपसे आगे कोई लेटेस्ट फोन आया ही नहीं, तो योर मोबाइल, योर कंप्यूटर वॉज द फास्टेस्ट वन, वॉज द लेटेस्ट वन।
थोड़े टाइम बाद दूसरा लॉन्च होने के बाद अल्टीमेटली उससे बेटर स्पीड वाले आ गए, तो अब कंपेरेटिवली आपकी स्पीड कहीं पे कम हो गई, यू आर बिकमिंग ओल्डर एंड ओल्डर। इवन दो मे बी आपकी स्पीड पहले जितनी ही रहेगी, बट कंपेरेटिवली नया वाला आपसे और बेहतर आ गया है, तो आपकी स्पीड कम कंसिडर की जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे एसेट्स, पहली क्वालिटी, ऐसे एसेट्स जिनकी इनिशियल ईयर्स में बेनिफिट्स या प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और लैटर ईयर्स में इनकी एफिशिएंसी कम होती है। ये क्वालिटी अगर रही तो उस एसेट के ऊपर कौन सा मेथड अप्लाई होना चाहिए? WDV ज़्यादा बेटर है। दूसरी क्वालिटी, उस एसेट के ऊपर आप लोगों ने WDV लगाना चाहिए जिनके ऊपर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो। ये 2 पॉइंट है। दूसरे पॉइंट के ऊपर मैं अगली लाइन में आऊंगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के ऊपर, पर याद रखिए पहले पॉइंट में मैं डिस्कस करूँ। अभी जो मैंने रीड किया लाइन वो यही कह रहा था कि WDV मेथड इसलिए अच्छा है क्योंकि WDV मेथड हम उन एसेट्स पे लगा रहे जो इनिशियल ईयर में हमको अच्छी बेनिफिट दे रहे हैं। तो अगर उस एसेट से शुरुआती सालों में हमको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, मतलब उनसे मे बी ज़्यादा रेवेन्यू इनकम कमा पा रहे हैं उन मेथड उन एसेट से, तो इनिशियल ईयर में उससे रिलेटेड खर्चा भी तो ज़्यादा बुक होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर P&L बना के डेमो समझाऊँ आप लोगों को, अगर मैं यहाँ पे 2 मिनट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एंगल से बात करूँ, तो ये ऐसा होगा कि इनिशियल ईयर में मेरे पास पहले साल डेप्रिसिएशन P&L को डेबिट कितना होगा? 10,000। दूसरे साल डेप्रिसिएशन कितना डेबिट होगा? P&L को 9,000। तीसरे साल P&L को डेप्रिसिएशन कितना डेबिट होगा? 8,100। तो आप देख रहे हैं मे बी P&L के क्रेडिट में या ट्रेडिंग के क्रेडिट में जो इनकम अर्न हो रही है, जो कमाई हो जा रही है आपसे, तो वो कमाई इनिशियल ईयर में क्या होगी? इनिशियल ईयर में वो कमाई क्या होगी? ज़्यादा होगी, और बाद में उससे होने वाली कमाई भी क्या होती जाएगी? कम, या उससे मिलने वाला बेनिफिट्स भी कम। तो उसके ऊपर होने वाला खर्चा भी ग्रेजुअली क्या होता है? डिप्रिसिएशन का खर्चा क्या होता है? कम हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली डिप्रिसिएशन अर्लियर ईयर में ज़्यादा बुक होगा और अगले सालों में कम रिकॉर्ड होगा, जो इनडायरेक्टली करेक्ट है इन कैटेगरी ऑफ असेट्स के लिए। समझ में आ रहा है? तो आपके वो लाइन में भी वही एक्सप्लेन किया गया है। बढ़ूँ मैं आगे वाले पॉइंट पे आते हैं। ऑल्सो अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ असेट कैन नेवर बिकम can completely extinguish which happens in the earlier explained straight line method. लॉजिकल है? SLM मेथड में एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी, जीरो हो सकती है। अगर आपने स्क्रैप वैल्यू जीरो पकड़ा होगा, अगर आपने स्क्रैप वैल्यू जीरो पकड़ा रहेगा इधर SLM में, तो एक दिन आपके एसेट की वैल्यू जीरो हो सकती है, तो WDV में कभी भी जीरो नहीं होती। बढ़ूँ आगे, आ जाए। इट इज वेरी सिंपल टू ऑपरेट, however it is very simple to operate. This method is based on assumption that the cost of repair will increase. इसको स्टार मार्क करिए, मेरा दूसरा वाला पॉइंट है। However this method, मिला सबको ये लाइन है क्या सब लोग मेरे साथ? चलो फाइन। क्या बोला क्या है? This method is based on assumption that the cost of repairs will increase as the asset, मिला? cost of repair will increase, मिला क्या? As the asset gets older, therefore depreciation in earlier years should be high and the repair cost is expected to be low, and depreciation in the later years of the use of asset, as depreciation will reduce with increase in the repair cost will increase with every passing year. On the other hand, under straight line method, the charge of depreciation is constant while repair tends to increase with the life of asset. इतने पार्ट को स्टार मार्क करिए, दूसरा पॉइंट है। मैं वापस कह रहा हूँ क्या मुद्दा है, वापस समझे आराम से। हम WDV मेथड की तारीफ कर रहे हैं इधर। तारीफ इन द सेंस हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि WDV मेथड कौन से प्रकार के असेट्स के लिए सूटेबल है, बेटर है। तो मैंने आपको पहला फीचर क्या है? वो असेट इनिशियल ईयर्स में हमें क्या दे रहा है? ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है और बाद में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दूसरा फीचर क्या होता है? काफ़ी बार इन्हीं कैटेगरी के एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स में इनिशियली रिपेयरिंग कॉस्ट नहीं होता या बहुत कम होता और धीरे धीरे इसका रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ता जाता है। अगर तेरा एसेट इस प्रकार का है, ये सेकेंड कैटेगरी में एसेट आता है, तो भी तेरे लिए WDV ज़्यादा अच्छी मेथड है। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। तेरा 2 एग्जाम्पल होगा, प्लांट एंड मशीनरी और मोटर व्हीकल। समझो आपके पास कोई मशीनरी है या आपने कोई नई ट्रक, डिलीवरी वैन, कोई गाड़ी खरीदी बिजनेस पर्पस के लिए। आपको लगता है मशीनरी या ये ट्रक या मोटर वैन की जिनकी बात करो, जिनको आपसे मैं मोटर व्हीकल्स कहूँगा, तो मशीनरी और व्हीकल्स ये ऐसे एसेट्स हैं जो आप नया खरीदते हो तो नया आपको कोई रिपेयर का कॉस्ट नहीं देता। जैसे आपने अगर अपने लिए नई एक्टिवा खरीदी तो शायद शुरुआती सालों में उसके ऊपर इतना रिपेयर का खर्चा नहीं होगा।
जैसे जैसे एक्टिवा पुरानी होती जाएगी उसके ऊपर रिपेयरिंग का एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा आपका। जैसे जैसे मशीनरी पुरानी होगी, ट्रक पुरानी होगी, उसके ऊपर का मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ता जाएगा। अगर आपका एसेट इस कैटेगरी का है, मशीनरी और व्हीकल्स जैसे एग्जांपल में फिट होता है, तो भी आपके लिए डिप्रिसिएशन चाहिए। क्यों? तो उसका बहुत ब्यूटीफुल जस्टिफिकेशन दिया, समझे 2 मिनट के लिए। अब आपको नहीं लगता आपके P&L के डेबिट में डिप्रिसिएशन नाम का खर्चा विद रिस्पेक्ट टू दैट मशीनरी डेबिट हो रहा है? समझिए मशीनरी और मशीनरी के ऊपर का डिप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है। अब देखो नहीं लगता मशीनरी रिलेटेड और एक खर्चा P&L को डेबिट होगा, दैट विल बी रिपेयर्स। ये मैं 3 साल का P&L आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं? तो आपके P&L के डेबिट में मशीनरी से रिलेटेड 2 खर्चे दिखेंगे। कौन से 2 खर्चे? डिप्रिसिएशन और दूसरा क्या दिखेगा? रिपेयर्स। तो समझो मैं एग्जांपल लेता हूं, रिपेयर्स का नेचर क्या है? WDV में डिप्रिसिएशन का नेचर क्या है? एवरी ईयर डिप्रिसिएशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इनिशियल ईयर्स में ज्यादा, फिर धीरे धीरे हल्लू हल्लू कम होता जाएगा। किस में बोल रहा हूं? WDV मेथड में। किसकी बात कर रहा हूं? डिप्रिसिएशन की। बट अगर रिपेयर्स की बात करें तो रिपेयर्स का नेचर क्या है? इनिशियल ईयर्स में रिपेयर्स हमेशा कम होता है और धीरे धीरे रिपेयर्स क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। मतलब अगर मैं डिप्रिसिएशन और रिपेयर्स को ग्राफिकली प्रेजेंट करने जाऊं तो आपका डिप्रिसिएशन इस तरीके से गिरता है हर साल और रिपेयर्स इस तरीके से बढ़ता है। मानता है कि तो डिप्रिसिएशन का कर्व विल फॉल डाउन और रिपेयर्स धीरे धीरे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 आपका रिपेयर्स क्या होता जाएगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं P&L के डेबिट में 2 मिनट के लिए रिपेयर्स का एग्जांपल लूं, समझो पहले साल मुझे रिपेयर्स कुछ लगा ही नहीं, तो 0 था। दूसरे साल मुझे रिपेयर्स से फॉर एग्जांपल 500 रुपीज लगा। तीसरे साल से फॉर एग्जांपल रिपेयर्स मुझे 1000 रुपीज लगा या 1500 जो भी लगा रहेगा। अब अगर आप 2 मिनट के लिए देखें, इनका क्या कहना है? ऐसे सिचुएशन में फाइनली आउटकम क्या आ रहा है? फाइनली आउटकम ये आ रहा है कि आपके P&L के डेबिट में, अच्छे से सुन क्या बोल रहा हूं, P&L के डेबिट में टोटल एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू मशीनरी, टोटल एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू मशीनरी में 2 चीजें आ गई, डिप्रिसिएशन भी आया और रिपेयर्स भी आया। तो टोटल एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू मशीनरी दैट इज डिप्रिसिएशन प्लस रिपेयर्स अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो देख रहा है पहले साल टोटल खर्चा कितना डेबिट हुआ? 10,000। दूसरे साल कितना हुआ? 9,500। तीसरे साल कितना हुआ? 9,500। मतलब अप्रोक्सीमेटली, भले तेरा डिप्रिसिएशन कम हो रहा है, रिपेयर्स बढ़ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली रुपी टू रुपी, बट समवेयर तेरा टोटल खर्चा P&L के डेबिट में कांस्टेंट दिख रहा है, जो ज्यादा सही है, ज्यादा अच्छा है। नहीं तो आपके नेट प्रॉफिट के ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है अगर खर्चा बढ़ता जाता है। अभी ये जो मैं इधर एडवांटेज कह रहा हूं, यही डिसएडवांटेज बन जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड का। स्ट्रेट लाइन मेथड में डिसएडवांटेज क्यों बनता है तो खुद समझ। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या प्रॉब्लम आ जाती है तो बोल। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो यहाँ पे पहले साल डिप्रिसिएशन कितना दिखता? 10,000। वही एग्जांपल, 1 लाख का सेट है और रेट उसके ऊपर 10% है, तो पहले साल डिप्रिसिएशन कितना आ जाता? 10,000। दूसरे साल डिप्रिसिएशन कितना आ जाता? 10,000। तीसरे साल डिप्रिसिएशन कितना आ जाता? 10,000। तो पहले साल टोटल खर्चा 10,000, दूसरे साल खर्चा 10,500, तीसरे साल 11,000, ऐसे उससे रिलेटेड खर्चा बढ़ता जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो समझे, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी डेप्रिसिएशन को WDV मेथड में हम ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं, राइट। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, WDV मेथड कौन से एसेट्स के लिए ज्यादा फेवरेबल है? मशीनरीज, मोटर व्हीकल, प्लांट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स टू सम एक्सटेंट, इनके लिए WDV मेथड ज्यादा सूटेबल है। मैं आपको पहले कह चुका हूं, ऐसा नहीं कि WDV हमेशा करेक्ट है और SLM हमेशा करेक्ट है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ असेट कि उस असेट को कौन सी मेथड ज्यादा सूट करती है। तो ये कब होगा? मशीनरी वगैरह में क्यों बोला? क्योंकि इनका रिपेयर्स का खर्चा ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। और दूसरा, पहला पॉइंट मैंने बोला था कौन से असेट्स के लिए काम आता है, वो असेट जिनका इनिशियल ईयर बेनिफिट ज्यादा होता है और बाद में बेनिफिट्स कम होता जाता है। तो आप जस्टिफाई कर सकते हो इनिशियल ईयर में डिप्रिसिएशन ज्यादा और लैटर ईयर्स में डिप्रिसिएशन कम। आई होप ये पॉइंट सबको समझा है, क्रिस्टल क्लियर है। यही वो लाइंस में समझाया गया था, आपको डाउट रहेगा तो वापस एक बार वो लाइंस पढ़ लेना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एवरीवन विद मी, चलो आगे क्या? अमंग दी डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। अब यहाँ पे देखो डिसएडवांटेजेस दे दिए, क्या है डिसएडवांटेजेस तेरा? आजा, पक्का देखा तुमने? अमंग द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड इज अ डेंजर दैट too low a percentage may be adopted as a depreciation, with result that over the life of the asset full depreciation may not be provided.
तो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि ऐसा ना हो कि आप काफ़ी बार लेसर रेट ले लें डिप्रिसिएशन का, जो एक्चुअल रेट होना चाहिए था उससे, और फिर आपके ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट डिप्रिसिएशन कम चार्ज हो। मतलब क्या हो जाता है, काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, हर साल का डिप्रिसिएशन कम दिखाने के लिए में भी ज़्यादा खर्चा दिखाएंगे तो नेट प्रॉफिट एडवर्सली अफेक्ट होगा। अब मैं यहाँ पे जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ ये कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहा हूँ। कंपनीज के एंगल से बात करूँ तो कंपनीज की केस में अगर प्रॉफिट कम होता है तो उनका शेयर प्राइस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, मार्केट में उस कंपनी का नाम खराब हो जाता है, क्योंकि कंपनीज में तो सारा पब्लिक डॉक्यूमेंट है। किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट तो बच्चा देखने वाला है, ये पता है आपको। तो कोई भी कंपनी का नेट प्रॉफिट इजीली वेरीफाई कर सकता है, देख सकता है। तो कॉर्पोरेट केस में क्या होता है, काफ़ी बार कंपनीज ऐसा उल्टा सीधा करने की कोशिश करती हैं कि इनिशियल ईयर्स में मतलब वो लोग डिप्रिसिएशन को कम दिखाने की कोशिश करती हैं, ताकि क्या होगा, उनका प्रॉफिट ज़्यादा कम ना हो। आई होप यू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग, डिप्रिसिएशन जितना ज़्यादा उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो दे वांट टू शो द लेसर डिप्रिसिएशन ताकि प्रॉफिट ज़्यादा दिखे। ऐसे केस में वो लोग जानबूझ के क्या करते हैं, लाइफ ज़्यादा जूम कर लेते हैं एसेट की। अगर आप लाइफ ज़्यादा जूम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रेट कम। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपकी लाइफ जितनी ज़्यादा, जैसे ये 45% मेरा क्यों आया, क्योंकि लाइफ 4 साल पकड़ी थी। अगर मैं लाइफ 8 साल पकड़ता तो डिप्रिसिएशन का रेट 45% से कम हो जाता। तो आप कम रेट डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों का लाइफ खत्म होने तक शायद एसेट पूरी तरीके से डिप्रिशिएट ना हो। मतलब आपने एस्टिमेट समझो एसेट को 8 साल कर लिया लाइफ एस्टिमेट, और 8 साल के हिसाब से कम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकाला, और वो कम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन से आप एसेट को क्या कर रहे हो, डिप्रिशिएट कर रहे हो, ये चल रहा है आपका। बट एक्चुअल वो एसेट शायद 5 या 6 साल में ही खत्म हो गया यूज होके। अरे समझ में, मतलब फिजिकली वो एसेट खत्म हो गया पहले, बट आपने गलत एस्टिमेट करके जानबूझ के क्या कर लिया, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कम चार्ज कर लिया। ऐसे अगर आप गड़बड़ करोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये एक तरीके का डिसएडवांटेज है WDV मेथड का। आ रहा है समझ में। उसके आगे और एक पॉइंट बोला गया उन्होंने डिसएडवांटेजेस में, क्या बोला गया है, लोअर वर्सन है, ऑल्सो इफ द एसेट्स आर ग्रुप्ड इन सच अ वे दैट द इंडिविजुअल एसेट्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। अगर आप लोगों को पता होगा, हम जब मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3 अकाउंट ही बनाते हैं। हम सारे मशीनरी इसका एक सिंगल अकाउंट बनाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग क्या करेंगे, मशीनरी को, बहुत सारे मशीनरीज को एक साथ ग्रुप कर देंगे। इससे क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, देख इससे क्या नेगेटिविटी होगी, द रेसिड्यू ऑफ द एसेट मे लाई इन द एसेट अकाउंट इवन आफ्टर द एसेट हैज बीन स्क्रैप। ऐसा भी हो सकता है कि आप उस रेसिड्यू को क्या कर दो, बाकी एसेट्स के साथ मर्ज कर दो। जैसे इस एसेट के अंदर मैंने बात की थी 45% जिसमें चार्ज किया था, 2,20,000 रुपये वाला एसेट था। अब वो 4 साल बाद उसकी लाइफ कितनी हो गई, 20,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू हो गई। मे बी आपने उस एसेट को पहले ही स्क्रैप कर दिया होगा, या स्क्रैप कर दिया मतलब मे बी आपको उसका कुछ मिला नहीं रहेगा, आपने फेंक दिया रहेगा, बाजू में डंप कर दिया रहेगा। देखो अपने घर पे होता है, माला रहता है, एक स्टोर रूम रहता है जहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई रहती है जो यूज़ नहीं हो रही है। तो मे बी आपने इस मशीनरी को डिस्कार्ड करके बाजू में रख दिया, उसको सच्ची में यूज़ नहीं कर रहे आप, बट फिर भी मतलब उससे आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, बट फिर भी आप उसके ऊपर क्या लिए जा रहे हो, डिप्रिसिएशन लिए जा रहे हो। ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है बहुत बार, क्योंकि प्रैक्टिकली गवर्नमेंट, कोई ऑडिटर, कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके ये नहीं देख सकता कि तेरे बैलेंस शीट में जो जो एसेट दिख रहे सच्ची में तू वो एसेट यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। मे बी उसने उसको उठा के बाजू में स्क्रैप कर दिया होगा, तो एसेट को एक्चुअल में यूज़ नहीं कर रहा, बट फिर भी उसके ऊपर क्या लिए जा रहा है, डिप्रिसिएशन। अरे समझ। The last mentioned difficulty could be however overcome if the plant registered is maintained। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। इसके ऊपर हमारा पीछे सेक्शन 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन भी है, जिसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा व्हाट इज प्लांट रजिस्टर। एक बुक होती है अलग से, अगर आप वो रजिस्टर अलग से मेंटेन करोगे तो ये गड़बड़ नहीं हो पाएगी, आप डिटेल में अलग अलग सेग्रीगेट कर पाओगे हर एक एसेट को। वो क्या होता है वो समझेंगे आगे, उसको भी पेंडिंग रखें। द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड में बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। आप फार्मूला देख चुके हो, आपको पता है। फॉर्मूले के नीचे देखिए क्या लिखा है, सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी बेसिक पॉइंट आई होप आप देखो पढ़ के समझ जाओगे। सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन मेथड, इन दिस मेथड ऑल्सो अ पीरियड ऑफ यूज इन अ पर्टिकुलर ईयर, राइट, एग्जाम्पल ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल ऑफ एन आइटम ऑफ PPE नीड्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग द डिप्रिसिएशन अमाउंट। आपको समझ में आ रहा है कि आपकी डिप्रिसिएशन अमाउंट जब कैलकुलेट करते हो तो पहले और आखिरी साल में प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है पहले और आखिरी साल के अंदर, बता जल्दी। पहले साल में शायद एसेट फर्स्ट ऑफ डे ऑफ द ईयर बाय नहीं हुआ हो, तो एसेट कब बाय हुआ होगा, मिड ऑफ द ईयर में एसेट अगर बाय हुआ रहेगा तो डिप्रिसिएशन कितने पीरियड का लगेगा, पूरे साल का लगेगा क्या, नहीं तो 6 महीने 8 महीने, अरे करते हो ना कैलकुलेशन।
तो ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल में आपका डिप्रीसिएशन कितने पीरियड का लगेगा, पूरे साल का नहीं लगता। ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल में डिप्रीसिएशन सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड का लगता है, एक पर्टिकुलर पीरियड का लगता है। तो पर्टिकुलर पीरियड वाइज आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मंथली कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जैसे आप स्ट्रेट लाइन मेथड में भी करते थे। आ रहा है समझ में? इधर तक का पार्ट सबको क्लियर है? पक्का? स्ट्रेट लाइन डब्ल्यूडीवी एकदम थोरो क्लियर हुआ है। बढ़ू में फटाक से आगे चले। आज आप हम क्विकली डिस्टिंग्विश पढ़ेंगे नीचे का आखिरी पॉइंट जहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन एंड डब्ल्यूडीवी को डिस्कस करेंगे। आ जाए क्विकली फास्ट। दिख रहा है क्या सबको डिस्टिंग्विश नीचे? चलो, और डिस्टिंग्विश में पहले 2-3 पॉइंट बेसिक से जिसमें मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, अज्यूमिंग आपको पता होगा, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला आता है अमाउंट ऑफ डिप्रीसिएशन। देखो बेटे, देखो क्लियर कर वहां पे किया एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड का दिया हुआ है। एसएलएम मेथड में कहा गया है इक्वल डिप्रीसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर। डब्ल्यूडीवी में कहा गया डिप्रीसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। आई वोंट एक्सप्लेन इट, आई होप एवरीवन नोज दैट। आजा सेकंड देख, तेरे बुक में देख फटाक से। सेकंड बोला गया है बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन, ये क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट, और इधर डिप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। थर्ड पॉइंट जीरो लेवल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। द बुक वैल्यू ऑफ एसेट कैन बी रिड्यूस्ड टू जीरो, द बुक वैल्यू ऑफ एसेट कैन नेवर बी रिड्यूस्ड टू जीरो। डब्ल्यूडीवी में आपका एसेट डिप्रिशिएट होकर कुछ रुपीज एक पैसा में चला जाएगा, बट वो कभी जीरो होने वाला नहीं है। उसके बाद कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑन पी&एल में अभी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। क्या बोला गया है, कंबाइंड बर्डन ऑन अमाउंट ऑफ depreciation and repairs will be lighter in earlier years and heavier during the later years. एसएलएम में धीरे धीरे हर अगले साल में खर्चा जो होगा टोटल डिप्रीसिएशन रिपेयर्स वो बढ़ता जाएगा, हेवियर होता जाएगा। कंबाइंड बर्डन ऑन अमाउंट ऑफ डिप्रीसिएशन, सॉरी ऑन अकाउंट ऑफ डिप्रीसिएशन एंड रिपेयर्स विल ऑलमोस्ट इक्वल ओवर द डिफरेंट ईयर्स। पढ़ूं आगे? पक्का? चलो, फिफ्थ पॉइंट को पेंडिंग रखिए, उसको स्टार मार्क करें। मिला क्या? इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, आखिर में डिस्कशन करूंगा। डन? चलो, अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। आपको पता है दिस मेथड इज नॉट अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सेप्ट, सिर्फ किसको अलाउड है, पावर जनरेशन यूनिट्स को, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। दिस मेथड इज अप्रूव्ड बाय क्या, इनकम टैक्स अथॉरिटीज। फिर आता है सुटेबिलिटी। इट इज सुटेबल टू द असेट्स वेयर रिपेयर चार्जेस आर लेस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेसेंस इज लेस। देखो समझे, जहां पर रिपेयर भी नहीं होता, और मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में ऑब्सोलेसेंस होता है, आउटडेटेड होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को भी एसएलएम एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि वहां पर ऑब्सोलेसेंस होता है। ये कह रहे हैं एसएलएम मेथड उन एसेट्स के लिए सूटेबल है जिनमें रिपेयर्स बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, या जिसमें ऑब्सोलेसेंस नहीं होगा, मतलब जहां पर एसेट आउटडेटेड होने के चांसेस कम है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग रिपेयर बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू एसेट। भाई एक बिल्डिंग 80 लाख रुपए की बनी, तो कल जाकर तो रिपेयर करेगा तो शायद 1.5-2 लाख रुपए का करेगा, तो तेरे लिए 1.5-2 लाख रुपए बड़ी अमाउंट है, बट विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग वो रिपेयर का कॉस्ट बहुत ही कम है बेटा। समझ में आ रहा है? रिपेयर मतलब तूने कभी पेंटिंग करा ली, कभी प्लम्बिंग का काम करा लिया, तो ये सब तेरे लिए क्या हो गया, छोटा मोटा रिपेयर हो गया लैंड एंड बिल्डिंग में। फिर पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, इनमें ना ही आउटडेटेड होने का टेंशन है, एक पर्टिकुलर लाइफ तक यूज होने वाला है। बढ़ू आगे, डब्ल्यूडीवी मेथड में आप देख सकते हो क्या बोला है, इट इज सुटेबल फॉर द एसेट्स व्हिच रिक्वायर क्या है, मोर रिपेयर एक्सपेंसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड व्हेन द पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑब्सोलेसेंस इज मोर ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस सच एज प्लांट मशीनरी व्हीकल्स या ऑल सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। समझ में आ रहा है? बढ़ू आगे, श्योर। इधर आप फर्नीचर भी बोल सकते हो, किधर फर्नीचर बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर फर्नीचर भी कॉमनली यूज्ड एसेट आ सकता है, जो हमें एसएलएम एप्लीकेबल होना चाहिए। देखो हम डिस्कस करिए होना चाहिए। एक्चुअल लाइफ में भले इनकम टैक्स एक्ट जिद करके बैठा है कि मुझे डब्ल्यूडीवी आवड़ता है, तो वो फर्नीचर पे भी डब्ल्यूडीवी बोलता है, पेटेंट ट्रेडमार्क पे भी डब्ल्यूडीवी बोलता है, वो अलग बात हो गई। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने तो आपको मना नहीं किया, वो तो बोलते हैं कौन सा भी एसेट यूज करो, तो इट इज अलाउड कि आप एक पर्टिकुलर एसेट के लिए अलग मेथड ऑफ डिप्रीसिएशन यूज करो और दूसरे एसेट के लिए अलग मेथड ऑफ डिप्रीसिएशन यूज करो। इट इज कंप्लीटली अलाउड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डन। अब जो मैंने वो फिफ्थ पॉइंट एक डिस्टिंग्विश का छोड़ा हुआ है, हम उसके ऊपर आते हैं, फटाक से समझते हैं। बेटा फिफ्थ पॉइंट बोला है रेट ऑफ डिप्रीसिएशन। अब 2 मिनट पढ़ना मत, एक बार मेरे साथ पहले का डिस्कशन कर 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए। अभी तेको याद होगा अपन ने स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, स्ट्रेट लाइन मेथड समझ 2 मिनट के लिए,
मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दें। तो 2,20,000 वाला डिस्कशन कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दें। बेटा WDV मेथड में तेरे को पता है तेरा, चलो वापस एक बार फैक्ट्स लिख लेता हूँ, आपको याद दिला। आपको याद है हमने बात किया था कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है अपना, बोल तो 2,20,000 वो परचेज प्राइस पकड़ के। लाइफ कितनी एज्यूम की थी अपने पिछले बार एसएलएम में जब एग्जाम लिया था 5 साल पकड़ा था, और अभी मैं यहाँ पे 4 ईयर पकड़ रहा हूँ, वापस कैलकुलेट करूंगा, डोंट वरी। और स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू हमने कितनी ली हुई थी, दैट इज 20,000। इसमें हमने WDV मेथड में रेट ढूंढा व्हिच इज वाज अप्रोक्सीमेटली 45%, राइट। अब 2 मिनट के लिए मैं इस सम को एसएलएम मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ और एसएलएम का रेट ढूंढना चाहता हूँ। क्या मेरे साथ है? तो एसएलएम का रेट ढूंढते एसएलएम से मिलता है। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैं एसएलएम मेथड की बात करूँ तो एसएलएम में पहले मैं क्या ढूंढ लेता हूँ, डिप्रिसिएशन, दैट इज इन टर्म्स ऑफ रुपीस। तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 2,20,000 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 इयर्स, जो मैंने ऑलरेडी उधर कैलकुलेट किया हुआ है। आप समझ पा रहे हो, डिप्रिसिएशन 44,000 पर एनम आ गया। पर मुझे रुपीस मिला है, डोंट वांट ओनली रुपीस, मतलब वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे डिप्रिसिएशन परसेंटेज में चाहिए। फॉर्मूला याद होगा आपको एसएलएम मेथड के अंदर, तो इट इज डिप्रिसिएशन जो आपने ढूंढा है ऊपर 44,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट व्हिच इज 2 लाख, कितना है 2,20,000 इनटू 100, बराबर। सॉरी माय मिस्टेक, एक्सट्रीमली सॉरी। डिप्रिसिएशन 40,000 आया, 40,000 pardon 40,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 इनटू 100, 40 है क्या, सॉरी इस बार मेरी मिस्टेक हो गई। 2 लाख डिवाइडेड गड़बड़ हुई, वहां पे अपन ने 5 इयर्स पकड़ के डिस्कशन किया था, वो अलग था, सॉरी। आई रिपीट हियर, आप लोगों का 2,20,000 एसेट था कॉस्ट का। मैं वापस कह रहा हूँ, मैंने एग्जांपल क्या लिया हुआ है, कॉस्ट लिया 2,20,000, लाइफ लिया एसेट इस बार 4 इयर्स लिया हुआ है, और स्क्रैप वैल्यू 20,000 ली हुई है। ये लेकर मैंने WDV में ऑलरेडी फॉर्मूला अप्लाई करके रेट ले लिया है 45%, ये उधर आ गया अपना 4 साल के हिसाब से। अब मैं एसएलएम को रिकम्प्यूट कर रहा हूँ, हमने पिछली बार कंप्यूट किया था बट 5 इयर्स की लाइफ लेके किया था, 4 इयर्स की करके आ रहा हूं। तो 2,20,000 में से 20 गया तो कितना आ गया, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 इयर्स कितना है, 50,000। आई करेक्ट, आई रेक्टिफाई माय सेल्फ, पार्डन। अब यहां पर क्या आ जाएगा आपका 50,000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 लाख, अब 2,20,000 इनटू 100। लेट्स चेक इट आउट, कितना आता है आपका आंसर, बोल कितना आया, 50,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 आया क्या, कुछ 27% आएगा, 22.72% आता है क्या। तो आपका यहाँ पे परसेंटेज कितना आ गया, 22.72% के आसपास आ जाता है, राइट। अब ये मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ बेटा, यहाँ पर परसेंटेज कितना आया, 45 और 2,72,000। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन है, समझ में क्या कह रहा हूँ 2 मिनट के लिए। अब आप जब एकेडमिकली सॉल्विंग करते थे, एकेडमिकली मतलब किधर, पहले अपने इवन जब कॉलेज में 11th स्टैंडर्ड में डिस्कशन किया था, इवन अभी भी जब मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में एसएलएम एंड WDV का कंपैरिजन किया, याद आ रहा है क्या, तभी भी मैंने क्या किया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने 5 लाख का सेट लिया था और 10% एसएलएम में डिस्कस किया था, 10% WDV में डिस्कस किया था, याद आ रहा है। अब मैं यहाँ पर है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहूँगा, थोड़ा सोच, आराम से सोच और समझ में क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट आराम से। बेटा मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं तुझे एक असेट, एक पर्टिकुलर कॉस्ट दूँ असेट की, पर्टिकुलर लाइफ दूँ और पर्टिकुलर स्क्रैप वैल्यू दूँ, अगर यही इंफॉर्मेशन लेके तू एसएलएम में रेट ढूंढेगा और यही इंफॉर्मेशन लेके तू WDV में जब रेट ढूंढेगा तो तेरा रेट कभी सेम नहीं होगा, तेरा रेट कभी भी सेम नहीं आएगा। वो हम सिर्फ आपको समझाने के लिए 10% एसएलएम और 10% WDV का कंपैरिजन करते थे। जैसे इधर भी मैंने किया, मैंने कहा अगर 1 लाख के ऊपर मैंने 10% एसएलएम लिया और 1 लाख के ऊपर 10% WDV दिया, मैंने रेट सेम लेके आपसे डिस्कस किया, तो यहाँ पे 10,000, 9,000, 8,100 आएगा और यहाँ पे 10,000 आएगा। ये सिर्फ कंसेप्चुअल डिस्कशन के लिए था। मेरा पॉइंट समझ, मेरा मुद्दा समझ, अगर तेरे असेट का कॉस्ट है, एक पर्टिकुलर कॉस्ट है, जैसे मैंने असेट 2,20,000 का खरीदा, मैंने आपको क्या कहा था, हम पहले जब डिसाइड करें तब हम ये नहीं सोचते कि मैं एसएलएम यूज करूंगा कि WDV यूज करूंगा।
मैंने एसेट खरीदा, मैंने रिकॉर्ड किया, मुझे पता चला यार एसेट खरीदने का टोटल कॉस्ट 2,20,000 लगा, पहला इन्फॉर्मेशन मिला, बाजू पे रखा। फिर मैंने बैठ के एस्टिमेट किया कि इस एसेट को मैं कितने साल यूज करूंगा, मुझे पता चला इस एसेट को मैं कितने साल यूज करूंगा, 10 ईयर्स यूज करूंगा, सॉरी 4 ईयर्स यूज करूंगा। मैंने लाइफ एस्टिमेट कर ली 4 ईयर्स। फिर मैं सोचा यार इस एसेट जब एंड होगा तो इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी स्क्रैप वैल्यू 20,000 आएगी। अब अगर यही इंफॉर्मेशन लेके मैं एसएलएम मेथड में परसेंटेज ढूंढता हूं तो इट्स 22.72 और डब्ल्यूडी में देख रहा हूं तो 45% आ रहा है। कुछ समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब अगर तेरा सेम इंफॉर्मेशन को अगर तू एसएलएम थ्रू सॉल्व करने जाता हो डब्ल्यूडीवी, तेरा परसेंटेज कभी भी रियल लाइफ में एक्चुअली सेम आने वाला नहीं है। पहला पॉइंट समझा। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम नहीं आने वाला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूडीवी का रेट हमेशा ज्यादा रहेगा, एसएलएम का रेट हमेशा कम होगा। ये हर बार होगा। देख तेरा 5th पॉइंट में वही कह रहा है, एक बार रीड कर फिर वापस डिस्कस करते हैं। 5th पॉइंट क्या बोल रहा है तुझे? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज केप्ट लो कंपैरिजन टू द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इधर का रेट हमेशा क्या रहेगा? लो रहेगा। डब्ल्यूडीवी में वही कहा है, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज केप्ट हाई एज कंपेयर टू द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। यहाँ पर हमारा रेट हमेशा क्या रहेगा? कम, यहाँ पे ज्यादा। अब सवाल आता है सर ऐसा क्यों? तो खुद सोच, अगर तुझे एसएलएम में 4 साल के अंदर 2,20,000 के एसेट को कम करके, समझ में आ रहा है? ये वाला बचा 2,20,000 के एसेट को कम करके कितने पे लेके आना है तेरे को? 20,000 पे लेके आना है। कितने साल में? 4 साल में। अगर तू एसएलएम मेथड लेगा तो एसएलएम में हर बार परसेंटेज किस पे अप्लाई होगा? कॉस्ट पे। मतलब 22.72% किस पे अप्लाई होगा? 2,20,000 पे। तो तेरे को कम परसेंटेज लेकर, क्योंकि तो हर बार तेरा बेस फिक्स है। ये जो परसेंटेज है एसएलएम मेथड के डेप्रिसिएशन को हमेशा एक फिक्स अमाउंट पे अप्लाई होने वाला है जो कॉस्ट। डब्ल्यूडीवी में प्रॉब्लम ये होगा कि पहली बार परसेंटेज जो भी रेट आएगा डब्ल्यूडीवी मेथड का वो पहली बार अप्लाई 2,20,000 पे होगा, पर उसको माइनस करके जो बैलेंस आएगा दूसरी बार उस बैलेंस पे अप्लाई होगा जो पहले वाले से कम है। तीसरी बार जब अप्लाई होगा तो माइनस करने वाले बैलेंस पे अप्लाई होगा जो ऑलरेडी पहले दूसरे अमाउंट से कम है। 4th ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए तो जो 3rd ईयर की डब्ल्यूडीवी पे क्या अमाउंट एप्लीकेबल करेगा, तो 3rd ईयर के एंड की जो डब्ल्यूडीवी है उसकी वैल्यू 1st 2nd ईयर और पहले ईयर से कम है। ऑब्वियसली कॉस्ट 1st 2nd आगे की ईयर से कम है। तो हर बार ये परसेंटेज डब्ल्यूडीवी मेथड का जो परसेंटेज है वो ऐसे अमाउंट पे अप्लाई होने वाला है जो हर बार डिमिनिश होता रहता है। तो अगर तेरे को वही 4 साल के अंदर 2,20,000 का असर अगर 20,000 पे लेके आने का डिप्रिशिएट करके और डब्ल्यूडीवी मेथड थ्रू जाने का, तो तेरे को रेट ज्यादा ही लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड का जो रेट होता है, रेट मतलब परसेंटेज जो होता है वो कम होता है और डब्ल्यूडीवी का ज्यादा रहता है। क्या इधर तक सबको समझा है? एवरीवन इज विथ मी? इज इट कंप्लीटली क्लियर? फंडामेंटली सबको समझ में आ रहा है? दैट्स ग्रेट। सो इसी के साथ मैं कह सकता हूँ हमारा एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी का थ्योरेटिकल डिस्कशन समाप्त होता है। अब हम अगले लेक्चर में एक सम लेंगे जहां पर हम मेथड ऑफ अकाउंटिंग समझेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ पहले वो बाकी के 4 मेथड ऐसा समझो है ही नहीं, छोड़ दो 2 मिनट। हमारा चैप्टर फिलहाल एसएलएम डब्ल्यूडीवी पे ही पूरा कवर होगा। हम एसएलएम डब्ल्यूडीवी को बेस पकड़ के हम लोग क्या करने वाले हैं? मेथड। मैं अभी भी इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं स्टार्ट करूंगा। मैं आप लोगों को मेरे लेवल पे समझ दूंगा। मैं पहले कल अगले लेक्चर में मेरा बना के समझूंगा, वो हम सॉल्व करेंगे, फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? तो आज के लिए यहीं पे रुकेंगे। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, गॉड इज ग्रेट।